नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। लाइव मौसम वैज्ञानिक के साथ आज हम लोग जुड़ने वाले हैं और इसी के साथ आपको बता दें, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अरब सागर से भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहा है। इसके 15 जून को गुजरात के तट से टकराने का अनुमान लगाया गया है, जिसको लेकर राहत बचाव एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जैसे जैसे गुजरात के तटीय क्षेत्र के नजदीक पहुंच रहा है, वैसे ही इसका असर गंभीर होता जा रहा है। बिपरजॉय तूफान इस समय उत्तर पूर्व अरब सागर के जखाऊ पोर्ट से 280 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान की रफ्तार को देखते हुए कहा जा रहा है कि तूफान बिपरजॉय सौराष्ट्र और कच्छ के तट से टकराएगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगी, जो 150 किलोमीटर भी हो सकती है। इसी के साथ कच्छ में तूफान की रफ्तार सबसे ज्यादा हो सकती है। वहीं मुंबई में भी तेज हवाओं और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं और इसी के साथ मछुआरों को 15 तारीख तक अरब सागर से दूर रहने के लिए कहा गया है। तो वहीं राहत और बचाव एजेंसियों ने तटीय इलाकों का अब इलाका खाली कर दिया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को देखते हुए 69 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 33 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, बिपरजॉय तूफान अब लगातार समुद्री तट से बढ़ता जा रहा है भारत की ओर। वो बिपरजॉय जो एक तूफान चक्रवाती है, वो बढ़ता जा रहा है। 15 जून को गुजरात तट से टकराने का अनुमान भी लगाया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं और इसी के साथ राहत एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और इसी के साथ पूरी एजेंसियां भी हाई अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। और तस्वीरों से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जिस तरीके से बिपरजॉय एक बहुत ही बड़ा चक्रवाती तूफान माना जा रहा है, जिससे काफी ज्यादा खतरा हो सकता है और इसको लेकर अब मछुआरों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और उनको भी अरब सागर के आसपास तटीय क्षेत्रों पर जाने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया गया है। और आसपास के जितने क्षेत्रों पर कई बस्तियां बसी हुई थी, उनको भी खाली कराकर सेफ जगह पर स्थापित कर दिया है। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व महानिदेशक मौसम विज्ञान विभाग के डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौर। पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। सर, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से बिपरजॉय तूफान लगातार बढ़ता जा रहा है, आखिरकार इससे क्या कुछ नुकसान हमारे देश को हो सकता है? देखिए, चक्रवात सौराष्ट्र के तट पर जब आएगा तब उसकी 3 जो कारक है, एक तो समुद्र में जो लहरें उठ रही है और स्टॉर्म सर्ज जो है, उसके कारण काफी भूभाग जो है वहां पानी समुद्र का आ जाएगा जी। दूसरा, हवाओं की गति जो है बहुत तेज होगी, 150, 60, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और तीसरा, कई इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और तीनों के अलग अलग प्रकार के नुकसान होने की गुंजाइश रहती है। तो जहां तक समुद्र के पानी के अंदर इनंडेशन होने की बात है, सरकार ने जो चिन्हित इलाके हैं पूर्वानुमान के अनुसार, जो जहां चेतावनी जारी की गई थी, वहां से इलाके खाली करवा लिए गए हैं। तो माल के नुकसान, जान का नुकसान होने की संभावना तो बहुत कम है। हाँ, जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पानी अवश्य आएगा, लेकिन वहां पे भी बिजली की आपूर्ति वगैरह ये रोक दी गई है ताकि उस प्रकार के नुकसान न हो। तो हवा की गति जो है, चूंकि 150, 60, 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी तो काफी नुकसान करता है। जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको नुकसान हो सकता है, पेड़ों को नुकसान हो सकता है और कई चीजें आपको उड़ करके लग सकती है। इसलिए सरकार ने ये भी चेतावनी दी है कि आप अपने घरों के अंदर रहें जब तक कि तूफान गुजर नहीं जाए जी। और तीसरा, जहां तक बारिश का सवाल है, उससे कुछ नुकसान होगा, अवश्य होगा, लेकिन उसके कुछ लाभ भी होंगे। पानी की आवश्यकता है, अभी जून का महीना है, मानसून के पहले का समय है, पानी हमें चाहिए, गुजरात में भी चाहिए पानी, पश्चिमी राजस्थान में भी बरसेगा, फिर आगे उत्तरी राजस्थान होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जो है इसका प्रभाव रहेगा बारिश के संदर्भ में, तो वो सब उसका फायदा अधिक होगा। और इसी के साथ, जैसे कि बिपरजॉय नाम दिया गया है इस चक्रवात तूफान को, लेकिन बिपरजॉय का मतलब होता है बहुत खुश होना, लेकिन इससे तो आतंकी समझ आ रहा है कि इससे भारी नुकसान होगा, इससे नुकसान होगा, कई इलाकों में इससे काफी ज्यादा गंभीर रूप से नुकसान हो सकता है। तो लेकिन इसका नाम बिपरजॉय क्यों?
देखिए, नामकरण विपर्जॉय ये बंगाली नाम है, बांग्लादेश ने दिया है। और इसका मैं नहीं समझता कि जो आप उत्तर बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से इसका अर्थ कुछ और होता है। मैं भी बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये नुकसान कर सकता है, ऐसा नाम होना चाहिए। लेकिन हम कई बार नामकरण में अलग प्रकार के नाम रखते हैं, और उसकी एक प्रक्रिया है कि हर एक देश 5-5 नाम देता है। जो इंडियन ओशन रिम में, हिंद महासागर में जो चक्रवातों से प्रभावित है, उसका एक एस्केप पैनल है, और पैनल के सभी देश सदस्य होते हैं। वो 5-5 नाम देते हैं, उस पर मंथन होता है और फिर उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिया जाता है। तो इस बार ये बांग्लादेश का नाम बांग्ला में है, और यही प्रणाली है, लेकिन बस नाम तो नाम है जी। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी। जो इस तरीके से बिपरजॉय अब सौराष्ट्र में अंदर आने वाला है, इससे काफी नुकसान होने की हमारे को आशंका जताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से समुद्र के किनारे जो राज्य बसे हैं वहां पर इसका खतरा बताया जा रहा है, हाई अलर्ट उन राज्यों को किया गया है, लेकिन इसके अलावा और किन राज्यों को खतरा हो सकता है? देखिए, चक्रवात जब भूभाग पर आता है, जब लैंडफॉल होता है, उसके पास पश्चात धीरे धीरे उसकी तीव्रता में कमी होती रहती जी। क्योंकि घर्षण अधिक हो जाता है, और शुष्क हवाएं जो है चक्रवात के अंदर प्रवेश कर जाती है, उसको ठंडा भी कर देती है। तो जो ऊर्जा है उसकी और जो नमी है जो समुद्र से लगातार मिल रही है, उसमें कमी आ जाती है। तो उसके चलते तीव्रता में निश्चित रूप से कमी हो जाती है, और ये कमी पहले 6-8 घंटे में ही बहुत तेजी से हो जाती है। तो लैंडफॉल बहुत ही क्रिटिकल होता है जब तटीय क्षेत्र, इसलिए तटीय क्षेत्र जो है बहुत वल्नरेबल है। तो वहां पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं अलग तरीके से करनी होती है। जो अंदरूनी भाग है वहाँ उतनी समस्या नहीं होती, वहां फिर आगे चल के हवाएं रहती है, लेकिन 50-60-70 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, उसको वो भारी नुकसान नहीं होता है। और बारिश जो है कुछ एक क्षेत्रों में अधिक बारिश होती है, लेकिन वो इस पर निर्भर करता है कि किस सीजन पे वो बारिश हो रही है। अभी तो बारिश की कमोबेश उत्तर पश्चिमी भारत में आवश्यकता है, मानसून के पहले का समय है। और ये जो आपने क्षेत्रों की बात की, तो ये सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, फिर उत्तरी राजस्थान, उसके पश्चात दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए जो हिमालय के क्षेत्र उत्तराखंड तक है, वहां पर बारिश देगा। और जैसे जैसे उत्तर पूर्व की तरफ जाएगा, बारिश प्रदान करने की क्षमताएं भी इसकी कम होती जाएगी। और इसी के साथ ये भी मानी जा रही है, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं कि भारत के किन राज्यों में खतरा हो सकता है, तो क्या देश से बाहर विदेश में भी इन जो बिपरजॉय चक्रवात तूफान है इसका खतरा मंडरा रहा है? देखिए, पाकिस्तान और भारत की सीमा के ऊपर ये प्रवेश कर रहा है। तो जो कराची बड़ा पोर्ट है, कराची भी, और हमारा जखाऊ पोर्ट है जो कच्छ में है, इन दोनों के बीच में, तो कराची में भी और जो पाकिस्तान का दक्षिण तट है, इसमें भी तेज हवाएं रहेगी। कुछ स्टॉर्म सर्ज वहां पर इतना नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर हवाएं की जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्टर्ली होगी, लेकिन फिर भी नुकसान तो हो ही सकता है जी। और इसके अलावा जिस तरीके से मौसम विज्ञान की ओर से हम लोगों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, और तमाम क्षेत्रों से सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, और इस हाई अलर्ट से क्या कुछ हम अंदेशा लगा सकते हैं कि कितने दिनों तक इस बिपरजॉय का खतरा अब इस देश में मंडराता रहेगा? देखिए, कोई भी चक्रवात या कोई भी आपदा हो तो उसका खतरा इस पर निर्भर करता है कि जो कारक है वो कितना तीक्ष्ण है। हमारी जो आपदा की जो गुजरने के पश्चात वापस उठ खड़े होने की क्षमता भारत देश ने जिस प्रकार विकसित की है, वो बहुत अच्छी प्रणाली है। और मैं समझता हूँ 5-7 दिन में ही वहां पर जनजीवन सामान्य हो जाएगा। ऐसे हमारे पहले के अनुभव। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और हो सकता है कि इस जानकारी से कई लोग जागरूक हो जाएं और इस चीज से बिल्कुल जिसे कहते हैं जागरूक हो जाएं, और इस जानकारी से क्या पता कई लोगों को मदद मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राठौर जी, और तमाम जानकारी देने के लिए।
तो चलिए खबर में अब आगे बढ़ जाते हैं, जहां पर आपको बता दें एसपी सांसद शफीकुर रहमान बकर अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इसलिए उन्होंने योग दिवस को लेकर विवादित बयान भी दे दिया। उन्होंने योग दिवस का विरोध करते हुए कहा कि मदरसों में योग दिवस नहीं बल्कि तालीम दिवस मनाना चाहिए। उनके इस बयान पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने एसपी सांसद पर पलटवार किया और उन्होंने एसपी सांसद पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप भी लगा दिया है। बीजेपी मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात करती है, तो वहीं मुसलमानों को लैपटॉप देने की बात करती है और एसपी सांसद के पेट में दर्द होने लगता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी अगर बयान सामने आता है वो किस कदर विवादित हो जाता है, और विवादित इतना हो जाता है कि उससे सुर्खियां और सियासत अब एकदम से तिलमिला उठती हैं। और इसी बीच अब एक जब बयान सामने आया तो उसने सभी सियासत के लोगों को एकदम से चौकन्ना कर दिया और सभी ने टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। और जिस तरीके से भारत में इस वक्त लव जिहाद और तमाम जिहाद चल रहे हैं और वो सुर्खियों में बने हुए हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम विवाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उसी बीच अब इन बातों को लेकर, इन जिहादों को लेकर और विवादित बयान होने लगे हैं जो अब तूल पकड़ने लगे हैं। और इसी बीच शफीकुर रहमान बकर अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं और इसी बीच उन्होंने एक और ट्वीट करा और इसलिए बयान दिया जो सुर्खियों में बन चुका है। और इसी के साथ हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए जुड़ चुकी हैं बीजेपी के प्रवक्ता केसी जैन। और पहले तो केसी जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। और इसी के साथ अब मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरीके से एक बयान सामने आता है जो योग दिवस से जुड़ा होता है और वो इतना विवादित हो जाता है, इसको लेकर बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? शफीकुर रहमान बर्क जी का जिस प्रकार से बयान आया है कि मदरसों में योग की क्या आवश्यकता है, योग के बजाय उसको अन्य दिवस के रूप में मनाना चाहिए जी। तो देखिए, योग को लेकर के सन 2015 के बाद से जिस प्रकार से पूरे विश्व में योग को लेकर के जागरूकता फैली है और योग एक चिकित्सा पद्धति के रूप में यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। आप देखिए, तमाम सारे रोगों का निदान योग के माध्यम से हो रहा है। तो ऐसे में शफीकुर रहमान बर्क साहब सवाल उठा रहे हैं, उनको समस्या क्या है? पहली बात तो यही समझ से बाहर है कि उनको समस्या किस चीज से। और योग एक ऐसी पद्धति है, एक चिकित्सा पद्धति है। योग और ध्यान ऐसी चीज है जो बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चे उसमें ब्रिलियंट बनते हैं, उनकी मानसिक क्षमता बढ़ती है, कार्य करने की उनके अंदर क्षमता बढ़ती है, एकाग्रता उनके अंदर बढ़ती है, और ये सारी चीजें रिसर्चेस के द्वारा सामने आ चुकी हैं। ऐसे में उसको धार्मिक रूप दे करके बच्चों को खास करके मदरसों से इस चीज ज्ञान से अलग रखना, तो कहीं ना कहीं शफीकुर रहमान बर्क साहब एक अपने धर्मांता के कारण इन बच्चों के ही भविष्य के दुश्मन बने हुए हैं। और समाजवादी पार्टी को कम से कम इसके ऊपर आकर के टिप्पणी करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया को टिप्पणी करनी चाहिए कि पार्टी का ऐसा मत है या शफीकुर रहमान बर्क साहब का व्यक्तिगत ऐसा मत है, लेकिन जो भी हो, इस तरीके की विचारधारा रखना और योग को इस तरीके से देखना, उसको संप्रदाय और धर्म के दर्जे से देखना, ये बहुत ही गलत है। और ये कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं जो भविष्य में तमाम सारी चीजों का लाभ उससे ले सकते हैं योग के माध्यम से, उससे वो वंचित रह जाएंगे। और एक दिन का विषय है, एक दिन के बाद में वो योग तो लोगों को जीवन में प्रतिदिन करना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए। हम सब लोग योग करते हैं और योग ने बहुत ज्यादा काम किया है। जब कोरोना जैन जी, इसी के साथ हमारे साथ सपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे भी चर्चा में उन्हें शामिल कर लेते हैं। चंचल यादव, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चंचल जी। जी बहुत बहुत और इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से पहले तो बयान सामने आता है और योग दिवस में विवादित टिप्पणी कर देना, तो इससे सांसद साहब को क्या कुछ दिक्कत है? अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सनल बयान भी देते हैं और कुछ लोग जो है इस तरीके से उन बयानों का भी, आप देखिए समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हम लोग, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा योग को लेकर के प्रमोट करते रहते हैं
और दूसरी बात यह है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह से कभी भी इन क्रियाकलापों को भी हम धार्मिक उसको नहीं जोड़ने का काम करते हैं। पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अखिलेश यादव भी योग दिवस का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने कई बार इसका विरोध भी किया है और फिर उसके बाद आपके ही सांसद कंपेयर करते हैं अब योग दिवस को तालीम दिवस से, फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम होगा या नहीं होगा, आप खुद ही बताइए। नहीं, आपने शायद शफीकुर रहमान साहब के बर के पूरे स्टेटमेंट को नहीं सुना है। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान प्रतिदिन योग करते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, उनका ये कहने का पूरा स्पीच सुनेंगे तब आपको मालूम होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अभी बेसिक सवाल है, हम यहाँ आज के समय में किसान, नौजवान, बेरोजगार, महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से परेशान है, अस्पतालों की बद से बदतर हालात हैं, उन सब सारी चीजों, अभी किसान गांव का, उसको योगा की जरूरत नहीं पड़ती है। किसान खुद खेत में मेहनत करता है, पसीना बहाता है, उसको समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अभी मैं आजमगढ़ जिले में बैठा हूं, वो 2019 का गन्ना का भुगतान नहीं हो पाया है। आप सोचिए, आप उनको योगा सिखाओगे, उनको योगा के खाते दोगे या उनके पहले उनके सुनिए मेरी बात सुनिए, क्या उनको आप योगा के खाते दिखाओगे या फिर उनको पहले 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करोगे? किसान विवाद को लेकर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी योग दिवस पे बात की जा रही है, जिसको आपकी पार्टी तालीम दिवस से कंपेयर कर रही है। फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम होता है और फिर आपकी पार्टी तुरंत इनकार कर देती है कि हमने ऐसा विवादित बयान दिया ही नहीं। आप मुझे बताइए, ये गोडसे को पूजने वाले लोग हैं, इनसे क्या प्रक्रिया आप ली जाएगी? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की विचारधारा अलग है, इनको फासिस्टवादी विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि विचारधारा, अगर योग की अगर आप बात कर रही हैं, तो हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को योग करना चाहिए, जो उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। नड्डा साहब को योग करना चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन नहीं करते वो लोग। बस केवल ज्ञान देने की बात है। हम कह रहे हैं योग दिवस आप करा रहे हो, आप बच्चों को एजुकेशन में जो है उसमें फैसिलिटी दो, उसमें सिलेबस में उसको डालो, उसके प्रमोट करो, उसके लिए जो है जिलेवार जो है उसमें प्रोग्राम कराए जाएं। लेकिन क्या है कि एक इवेंट, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक इवेंट के रूप में इसको मनाते हैं। आपकी खुद की पार्टी कह रही है कि योग दिवस नहीं बल्कि तालीम दिवस मनाया जाए, तो अब आप इस बयान से कैसे मुकर सकते हैं? आपने कहां से बयान आपने नोट कर लिया है? आपने कहां से बयान नोट कर लिया है? बयान से मुकर जाते हैं। आपने कहां से बयान नोट कर लिया है? पार्टी के कोई आपने आधिकारिक कोई घोषणा, आधिकारिक कोई आपके पास है रिकॉर्ड? है हमारे पास रिकॉर्ड। नहीं, आप बताओ कहां से आपने बता दिया तालीम दिवस मनाना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी के जो चाटुकार मीडिया है, ये केवल प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। आज आप बताइए, मैंने आपसे सवाल किया कि 2019 का गन्ना भुगतान आजमगढ़ में नहीं हुआ है। चलिए इस पर हम फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन समय की अब कमी हो चुकी है, तो इसलिए अभी बहुत धन्यवाद, बात को खत्म करते हैं। और उसके अलावा आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज बताते हुए इसे सोची समझी साजिश बताया है। उन्होंने इस पूरे मामले पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वो कांग्रेस पार्टी की साजिश का शिकार है। तो वहीं ऐसी संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में 2 से 3 दिनों के अंदर चार्जशीट दायर करेगी और एक नाबालिग लड़की समेत 6 पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच और सबूत जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित कई राज्यों का दौरा कर चुकी है और दर्जनों लोगों का बयान भी दर्ज कर चुकी है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के क्रम में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीपीआई महासचिव डॉक्टर और इसी के साथ डी राजा से मुलाकात की। उन्होंने अध्यादेश को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा कि अध्यादेश के जरिए करीब पूरी सरकार को खत्म कर दिया गया है, सचिव की मंत्री का बॉस बना दिया गया है और मुख्य सचिव को कैबिनेट के फैसले को कानूनी या फिर गैर कानूनी बताने का अधिकार दे दिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में एक प्रयोग हुआ है और अगर इसे नहीं रोका गया तो सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों में इसके खिलाफ ऐसे ही अध्यादेश लगाए जाएंगे।
बता दें कि इसी के साथ समर्थन जुटाने के लिए मुहिम में केजरीवाल नजर आए और लगातार इसका विरोध प्रदर्शन जारी है। केजरीवाल की ओर से समर्थन जुटाने के लिए मुहिम तो केजरीवाल ने शुरू कर दी है, लेकिन इसके खिलाफ जो उनका प्रदर्शन था वो अभी भी जारी है। केजरीवाल ने डी राजा से मुलाकात की इस मामले को लेकर और अध्यादेश को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है, जिसके बाद अब पूरी सियासत ने तूल पकड़ लिया और मामला गर्माता जा रहा है। सचिव को मंत्री का बॉस बना दिया गया है, ऐसे तमाम बयान केजरीवाल की ओर से आते हैं और फिर इस जो अध्यादेश लागू हुआ था अब उसके खिलाफ भी समर्थन मांगते हुए केजरीवाल अब नजर आ रहे हैं। और 2024 चुनाव आप देख ही सकते हैं कि किस ओर बढ़ता नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक शानदार मुलाकात नजर आ रही है। सचिव को मंत्री का बॉस बना दिया गया है। समर्थन जुटाने की मुहिम में केजरीवाल तत्पर नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने डी राजा से मुलाकात की, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि तमाम तस्वीरें भी सामने आई और अध्यादेश को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया और इसी के साथ समर्थन मांगते हुए वो कई राज्यों के सीएम से भी मुलाकात कर चुके हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं और इसी के साथ समर्थन जुटाने की मुहिम का जो फैसला था वो लगातार जारी है और इसी के लिए वो तमाम राज्यों के जो सीएम होते हैं उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं और इसे आप कह सकते हैं कि वो गठबंधन के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं या फिर 2024 के चुनाव की सियासत जो इस वक्त चल रही है उसको गरमाने के लिए कर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार शाहनवाज उर्फ बद्दू पर योगी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट देखिए। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में 30 मई को एक नाबालिग बच्चे के बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने के बाद एक तहरीर प्राप्त हुई थी। इसमें तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर दिया था, जिसमें कि अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी मस्जिद के मौलवी की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई थी एवं दूसरे नामजद अभियुक्त बद्दू और शाहनवाज की गिरफ्तारी हेतु थाने एक टीम रवाना कर दी गई थी। इसमें थाने पुलिस की सहायता से इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ ही साथ इनको कल न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अभी तक की पूछताछ में इनके पास से मिले 2 मोबाइल फोन्स में 6 ईमेल आईडीज का चलाया जाना ज्ञात हुआ है, जिसमें कि इनके पूछे जाने पे इन्होंने बताया है कि 2 ईमेल आईडीज इन्होंने गेमिंग हेतु खरीदी थी। इसमें से एक ईमेल आईडी पे पाकिस्तान से कुछ ईमेल्स आना ज्ञात हुआ है। साथ ही साथ इनके फोन पे 30 के लगभग पाकिस्तान के फोन नंबर सेव्ड होना मिला है, जिनकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही इनके पास से जो सीपीयू एवं मोबाइल फोन मिले उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। साथ ही साथ अगर इसमें पर्याप्त साक्ष्य और इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं तो इन पर एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।